तो अभी तक आपने बहुत सारी चीजें देखी होंगी जिसके अंदर इलेक्टोरल मैनिपुलेशन की बात हुई, किस तरीके से इलेक्शन मैनिपुलेट किए जाते हैं। मगर आज जिस बारे में या जिस कॉन्सेप्ट के बारे में हम बात करेंगे, गैरी मैंड्रिन होता क्या है और कैसे हमने उसे इंडिया में इंपोर्ट किया है फ्रॉम द यूएसए। हालांकि हम बहुत सारी चीजें दुनिया के अलग अलग देशों से इंपोर्ट करते रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं। और इसका एग्जाम्पल और इसका हमने जो टेस्ट किया है, पायलट प्रोजेक्ट आसाम के अंदर किया है। अब वो किया कैसे है वो सारी चीजें हम देखेंगे। लेकिन ये बात क्लियर कट समझ लो, जो अभी तक लोग सोच रहे थे कि सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन में मैनिपुलेशन या इलेक्शन के अंदर जीतने के लिए सिर्फ एक रास्ता अपनाया जाता है, ईवीएम को हैक कर लेना या पैसा दे देना। दिस इज द ओनली वे, ओनली सिंगल वे। देर आर लॉट ऑफ वे जिसके बारे में हम यहाँ बात करेंगे। तो एक कॉन्सेप्ट है, यूएस से ये बना था, जिसका नाम है गैरी मैंड्रिन। गैरी मैंड्रिन होता क्या है, इसका एग्जाम्पल मैंने बता दिया। आसाम के अंदर वोटर मैनिपुलेशन के लिए किस तरीके से अपोजिशन को जीतने नहीं देना है, उसको लेकर के पूरी प्लानिंग हुई है। और वो मॉडल इसलिए भी भयंकर हो जाता है कि 2026 के अंदर हमारे यहाँ आने वाले समय में डीलिमिटेशन कमीशन होगा। ऑफकोर्स वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में ही होता है। तो अगर ये फार्मूला इंडिया के लेवल पर लगा तो इसमें साउथ की जो स्टेट्स हैं हमारी, वो साउथ की स्टेट्स तो पीछे रह जाएंगी सारी। अभी हम समझेंगे कि ये होता क्या है। तो दरअसल जो गैरी मैंड्रिंग है, इसका जो मेन पर्पस है, डिलिबरेटली मैनिपुलेशन ऑफ द इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसीज। तो जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, जो मान लो ये एरिया है, यहाँ पर एमपी खड़े हो, तो इसको किस तरीके से इसकी बाउंड्री बदली जाएगी, उसको कैसे जीतने के लिए अपने फेवरेबल पार्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी अपने फेवरेबल बनाती है। सीधी सी बात है, इसमें ये कोशिश करी जाती है इंक्रीज द चांसेस टू द विनिंग। तो हर कोई चाहता है कि जैसे ज्यादा से ज्यादा हम जीतें, इस तरीके से इसको मैनिपुलेशन किया जाता है। वोटर सपोर्ट अगर हो या ना हो, मतलब जीतना है हमें। इस एरिया में हमारे वोटर परसेंट 30 है, 30% वोटर्स के बाद भी हम कैसे यहाँ जीत जाएं, जबकि 60-70% वोटर्स हमारे खिलाफ हैं। तो बाउंड्री रिस्ट्रिक्शन करके जीता जा सकता है। अभी हम आगे देखेंगे कैसे होगा। तो ऐसे में होता क्या है, एक रूलिंग पार्टी क्या करती है, रीड्रा बाउंड्रीज सो दैट दिस सपोर्टर्स एंड स्प्रेड टू अक्रॉस। तो अगर कई बार जो अपोजिशन की पार्टी होती है तो उनकी बाउंड्री को तोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से उनके सपोर्टर अलग अलग हो जाते हैं। और अपने अगर बाउंड्रीज होती हैं तो उसको मिला दिया जाता है। यू विल सी एवरीथिंग हियर। ये एक एग्जाम्पल है, ये एक जानवर है, मतलब एक रेप्टाइल्स है, उसकी एक तस्वीर है। किस तरीके से अमेरिका की एक कॉन्स्टिट्यूंसी ने इस तरीके की अपनी बाउंड्रीज बनाई हुई थी। ये वाली बाउंड्री उनकी हो गई, ये वाली बाउंड्री उनकी हो गई, और कैसे करके उन्होंने जीतने की पूरी कोशिश करी। ये भी एक पूरा मॉडल है जिसको हम बोलते हैं स्ले स्लेमेडर। स्लेमेडर एक रेप्टाइल है, एक तरीके का जीव है। उसकी तरीके की बाउंड्री इन्होंने एक स्टेट में अमेरिका में बनाई है, क्योंकि ये मॉडल हमारा जो जितना भी मॉडल है गैरी मैंड्रिन का, वहीं से आ रहा है। 1812 में हुआ ये। यूनाइटेड स्टेट के अंदर एक स्टेट है मैसेच्यूट। मैसेच्यूट के अंदर एक गवर्नर हुआ करते थे, उनका नाम था इल्ब्रिज गैरी। इल्ब्रिज गैरी ने ये पूरा कॉन्सेप्ट निकाला। तो इल्ब्रिज गैरी का गैरी हो गया, और सिलेमेंडर जो एक रेप्टाइल है, एक जो छिपकली की तरह का एक जीव है, उसका मेंडर हो गया। तो इसलिए गैरी मेंडर पूरा कॉन्सेप्ट इन्होंने बना दिया। अब इसमें हुआ क्या, इन्होंने मैसेच्यूसेट्स के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट मैप था उसे इस तरीके से बना दिया, किस तरीके से ये दिखाई दे रहा है कि अपनी अपने हिसाब से इन्होंने अपनी बाउंड्री बना दी। यहाँ पर क्योंकि इनके लोग ज्यादा थे, यहाँ पर इनके लोग ज्यादा थे, तो इन्होंने क्या करा, इसी को एक एरिया बना दिया। जबकि होना ये चाहिए ऐसे हो या ऐसे हो, तो यहाँ पर इनके लोग हैं, यहाँ पर इनके लोग, तो मेजोरिटी में ये आ जाएगा। इन्होंने कोशिश करी कि इस तरीके से बाउंड्री रीड्रॉ करी जाए, जिससे कि ज्यादा ज्यादा सीटें हमारे वाले एरिया में बने। और जो हमारी सीटें, मतलब जो सीट्स बने भी, एक फुल सीट्स उन्हीं एरिया में बन जाए जिन एरिया में हमारे चाहने वाले ज्यादा हैं। इस तरीके की इन्होंने एक पूरी मैनिपुलेशन की, और जो सामने दिखाई दे रही है। अब इसमें होता क्या है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं इसमें, अलग अलग तरीके करे जाते हैं। सिर्फ एक तरीका नहीं है कि बाउंड्रीज को ब्रेक कर दिया। सबसे पहले हम देखते हैं पैकिंग। पैकिंग होता क्या है, मान लो ये एरिया है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक चार चार कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, ठीक है। और यहाँ पर इन सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज में अंदर 30% या 35% वोट्स जो हैं वो अपोजिशन पार्टी के हैं। यहाँ भी 35% है। तो हर जगह 35% जिसे मिलेंगे वो जीत जाएगा। तो इन्होंने क्या करा, इस पूरी बाउंड्री को, इसको एक बना दिया। अब हुआ क्या, ये सारे 35-35 यहाँ पर तो 100% के समथिंग हो गए। लेकिन ये वाले यहाँ माइनॉरिटी में हो गए ये लोग, क्योंकि इनकी बाउंड्री इधर बना दी। तो अब जहाँ 4 सीटें ये जीत रहे थे, वहां एक ही सीट जीतेंगे, जो कि हुआ भी। क्रैकिंग में इसका उल्टा करते हैं। क्रैकिंग में मान लो इन चारों सीटों के अंदर अगर मेजोरिटी में सारे लोग हैं, तो इनकी यहाँ पर एक बाउंड्री बना देंगे, एक यहाँ पर बाउंड्री बना देंगे, जिससे कि यहाँ वाले मेजोरिटी वाले 30% वाले यहाँ पर थे 30%, इनको बीच में तोड़ दिया तो 12% बचे। तो इधर बाउंड्री में 12, इधर बाउंड्री में 12, क्योंकि अब अपोजिशन वाले ज्यादा है, तो इसलिए कभी जीत ही नहीं पाएंगे। तो ये एक तरीका होता है क्रैकिंग करने का, किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूंसीज को क्रैक करके उनको, उनकी पावर को छीन लिया जाता है। ये तरीका हमने देखा कि नेपाल के अंदर काफी पहले, अभी कुछ दिन पहले, जो यहाँ वहां पर पूरी तरीके से इलेक्शन वगैरह हुए, शायद ये 2016-17 की बात है। तो उन्होंने भी यही तरीका अपनाया। पहले इनकी बाउंड्रीज ऐसे थी, मतलब ये वाली बाउंड्री हो गई, एक ये कॉन्स्टिट्यूंसी हो गई, एक ये कॉन्स्टिट्यूंसी हो गई। तो इस तरीके से हो ही रहा था कि यहाँ वाले लोग मेजोरिटी में है, ये वाले लोग मेजोरिटी में हो गए, ये मेजोरिटी में हो गए। तो इसमें बहुत सारे लोग जो पूरे देश में माइनॉरिटी में थे, लेकिन कुछ सीटों में वो मेजोरिटी में आ जाते हैं। अब इन्होंने क्या करा, नई बाउंड्री बनाई। इन्होंने नई बाउंड्री क्या करी, ये वाले मेजोरिटी में थे तो यहाँ से एक बाउंड्री बना दी,
यहाँ से एक बाउंड्री बना दी, तो अब क्या हुआ, ये वाले ज्यादा हो गए, ये वाले कम हो गए, ये वाले ज्यादा हो गए, ये वाले कम हो गए, तो जो मेजोरिटी में थे उनको बाउंड्री ड्रा करके उनको माइनॉरिटी कर दिया। अब ये कितना भी कोशिश कर लें कभी भी पावर में नहीं आ सकते, क्योंकि इनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसके अंदर सीट ही नहीं आएगी इनकी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी थी तो ये थे, इसमें से बीच में से तोड़ दिया। अब ये अलग चली गई और ये वाले इसके साथ आ गए, दैट मीन के अब ये तीन ग्रुप के साथ जुड़ गए, तो अब ये कभी जीत ही नहीं सकते। इस टाइप की चीजें की जाती हैं और की गई हैं। दिस इज द थिंग कि एक ऐसी एग्जाम्पल होते हैं। फिर एक और तरीका होता है किडनैपिंग का। किडनैपिंग एक अपने आप में वो किडनैपिंग नहीं है जो हमारी सोसाइटी में होती है, इसमें भी एक तरीके से वोटिंग या वोटर्स मैनिपुलेशन होता है। इसमें क्या करते हैं, बाउंड्रीज को दो राइवल पॉलिटिकल पार्टीज में बांट देते हैं। मान लो एक बीजेपी है, हम बीजेपी, कांग्रेस और लोकल पार्टी का एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पर है, ठीक है, ये तीनों पार्टी हैं, इनका वोट बैंक यहाँ पर है, इनका वोट बैंक यहाँ पर है, इनका वोट बैंक यहाँ पर है। अब बीजेपी यहाँ नहीं जीतती, यहाँ नहीं जीतती, और ये वाले यहाँ नहीं जीतते, तो क्या करेंगे, इसको ऐसे बाउंड्री बना देंगे ये वाली, तो बीजेपी यहाँ रह गई, और यहाँ पे दो लोग जो थे जिनकी अलग अलग सीटें आती थी, इन दोनों को टकरा दिया आपस में, इनकी बाउंड्री ऐसे बनाई कि ये दोनों आपस में लड़ेंगे, और यहाँ पे जो मेजोरिटी में थी जो पार्टी जिसका वोट बैंक ज्यादा था वो तो जीती जाएगी, तो ये दोनों लड़ेंगे तो ये वाली पार्टी भी यहाँ जीतेगी, क्योंकि दोनों का वोट बैंक ज्यादा है, और जो तीसरी पार्टी आएगी, अगर दो लोग सही से लड़ेंगे तो तीसरी पार्टी उसका फायदा उठाएगी। तो इस तरीके से किया गया। इसके एग्जाम्पल हम देखेंगे आगे किस तरीके से मैनिपुलेशन हुआ है। तो ये दो अपोजिशन पार्टीज को एक साथ खड़ा करके लड़ा देना होता है। हाईजैकिंग होता है कि भाई आपने किसी पार्टिकुलर एरिया की एक सीट है, इसका वोट बैंक यहाँ है, हर किसी अपनी पार्टी का कुछ वोट बैंक होता है, तो आपने क्या करा, इनके वोट बैंक को, इनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी थी ये थी, इन्होंने अपने क्या करा, इधर को शिफ्ट कर दिया, और यहाँ पर दूसरी पार्टी का वोट बैंक है, तो इनकी 10% अपने केवल जो है वो कॉन्स्टिट्यूंसी रखी, बाकी सारी इधर शिफ्ट कर दी, तो अब इनका वोट बैंक खिसक गया। तो मेन जो इनकी जो बेस था, जिस बेस पे ये लड़ रहे थे, जो इनकी वोट बैंक थे, उस वोट बैंक को शिफ्ट कर दिया आपने दूसरी तरफ, और यहाँ वालों के पास ऑप्शन कुछ बचा नहीं है। अब आप दूसरी पार्टी खड़ी करोगे तो ऑलरेडी अगर ये सब भी दे दें उस पार्टी को, तो क्योंकि इनका 30% इधर चला गया, तो इस तरीके से पूरी तरीके से हाईजैक कर देते हैं पूरी सीट को। तो यहाँ पर ये एग्जांपल, डिस्ट्रिक्ट दैट कैन इनकम्बेंट लॉस देयर ट्रेडिशनल वोटर वैलिड बेस, जो ट्रेडिशनल वोटर बेस है उसी को ही साइड कर दिया। दिस इज द थिंग्स कैसे डेमोक्रेसी के अंदर होता है। सो द बेस्ट वे ऑफ द डेमोक्रेसी, जिसे हम बोलते हैं कि सरकार को, सत्ता को चलाने का सबसे बेहतर रास्ता इज द डेमोक्रेसी। एक्चुअली डेमोक्रेसी हम पे इम्पोज कर दी गई, और हमें लग रहा है शायद यही सबसे अच्छा, सबसे बेहतर रास्ता है। नाउ व्हाई दिस कमिंग, ओके। नाउ द इम्पैक्ट ऑफ द डेमोक्रेसी, इसका डेमोक्रेसी पे इम्पैक्ट क्या होगा अगर ये सब चीजें होती रही, तो वैसे तो देखो नेता जीतते रहेंगे, पार्टियां बनती रहेंगी, सरकारें बनती रहेंगी, एग्जैक्टली डेमोक्रेसी पे फर्क पड़ेगा। रिप्रेजेंटेटिव जो है डेमोक्रेसी का, मान लो एक बंदा यहाँ से जीत कर आया, एक यहाँ से जीत कर आया, आपने जो बाउंड्री शिफ्ट करी है, इधर के वोटर 20 लाख हो गए, इधर के वोटर 10 लाख हो गए, तो पावर ऑफ द वोटर्स कम हो गई। अब इस एमपी की पावर ज्यादा है जिसके पास 20 लाख वोटर्स हैं, जिसकी पावर कम है, ऑलरेडी हमारा डिलिमिटेशन कमीशन लेट हो रहा है, जिसकी वजह से ऑलरेडी जो बहुत ज्यादा जो वोटर्स हैं या वोटर के जो स्ट्रेंथ है उसमें गैप है, एक एमपी के पास 20 लाख है, किसी के पास 15 लाख है, तो उससे उसकी पावर कम हो रही है। और दूसरा ये है कि फेयर पॉलिटिकल कंपटीशन ही नहीं होगा। मान लो एक बंदे को आप, जो रेस है, रेस ऐसे बोला होता है ना, यहाँ से दौड़ाया जाता है, एक यहाँ से एक यहाँ से, ऐसे पीछे पीछे होते हैं सब, है इधर दौड़ते हैं। अब एक बंदे को आपने यहाँ खड़ा करा, एक को यहाँ खड़ा करा, तो ये कैसे जीत सकता है, ये वाला पीछे वाला कैसे जीतेगा, कभी जीत ही नहीं सकता। तो इसलिए जो फेयर रूल है, जो लेवल प्लेइंग फील्ड बोलते हैं, वो होगा ही नहीं। तो इसका मतलब यह है कि जो पार्टी पावर में है वो हमेशा पावर में बनी रहेगी, और वो चाहे जो भी करे, क्योंकि वो मैनिपुलेशन करके, वो मियंडरिंग करके जीत जाएगी। तो ये सारे काम होते हैं। फिर डिस्प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन, मैंने बता ही दिया कि भाई कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी के बहुत कम लोग होंगे तो उनकी क्या ही वैल्यू होगी। मान लो गोवा के अंदर 2 सीट्स हैं, गोवा स्टेट को कौन ही वैल्यू करता है। उत्तर प्रदेश के अंदर नॉर्थ में, जो उत्तर प्रदेश के ज्यादा सीट्स हैं, तो वहां पर डेवलपमेंट ज्यादा है। अब देखो सहारनपुर है, मेरठ है, गाजियाबाद है, यहाँ पर ज्यादा डेवलपमेंट है क्योंकि यहाँ पर सीट्स ज्यादा है। बुंदेलखंड में सीट्स कम है तो वहां पर कौन ही ध्यान देता है। तो सीट्स जैसी कम होती है तो वहां पर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कम होता है, और वहां पर सरकारों की, उन लोगों को पैसा क्यों लगाना भाई, जितना पैसा हम नॉर्थ में लगाएंगे उत्तर प्रदेश में, वहां सीटें अगर हम ले ले ली इस एक 10-15 सीट्स, यहाँ तो पूरे एरिया में 10-15 सीट्स नहीं है। तो इसका फायदा ये मिलता है कि सरकारों को काम करने की हिम्मत नहीं होती, करते नहीं, और वो पीछा, वो इलाका पिछड़ता चला जाता है। पब्लिक ट्रस्ट भी भाई जब पता चल रहा है कि इस तरीके की चीजें हो रही हैं, सारी चीजें पब्लिक में आ रही हैं, तो फिर ये इलेक्शन केवल एक जिंगोइज्म रह जाता है कि भाई ठीक है इलेक्शन हो रहा है। एक्चुअल में लोग उस पर जुड़ते नहीं है। क्यों नहीं जुड़ेंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा यार ये क्या है, इलेक्शन कमीशन चुना हुआ, सब कुछ तो चुना हुआ, सब सब मशीनें अपनी, मतलब खाली एक नाटक है। और अगर यूएस के इलेक्शन में देखो तो वहां भी पार्टीज जो हैं वो जीतने के लिए मोर सीट्स डिस्पाइट रिसीविंग द फॉलोअर। तो एक कहानी ये होती है, यहाँ पर दिक्कत ये आ जाएगी कि मान लो एक बंदे को 40% वोट मिले, एक बंदे को 39% वोट मिले, लेकिन 40% वोट क्योंकि बहुत ज्यादा जो लाइनिंग है वो बहुत माइक्रो ड्रा करी गई है, तो वहाँ 1% वोट से 10-10, 15-15 सीट्स ऊपर नीचे हो जाती हैं। अभी हम एग्जाम्पल दे देंगे जो कि यहाँ आसाम में देखने को मिला है। क्योंकि जब
1% तुम इस मतलब प्लानिंग के साथ में पूरी बाउंड्री रिड्रॉ करी गई है, तो 1% वोट भी इधर होगा तो ये बंदा जीत जाएगा। तो हर जगह अगर 10 जगह 1% वोट इधर से उधर कर दिया, तो अगर वोट देखने में तो 5 ही 6% बढ़ा, लेकिन एक्चुअल में जो सीटें हैं वो 10-15 बढ़ गई। तो ये देखने को मिलेगा आपको। फिर अगर इसे रोका जाए, हालांकि सरकारों की अपनी कोई इच्छा तो है नहीं, हर कोई जो भी इस पावर में होगा वो इसे क्यों ही रोकेगा, लेकिन एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, एज ए कॉमन मैन, हमें सोचना चाहिए इसे रोकना पड़ेगा। तो अगर इसे रोका गया मान लो, तो क्या होगा, कैसे रोका जा सकता है? इंडिपेंडेंट डिलिमिटेशन कमीशन होगा। वो कैसे होगा? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ही चुनती है, तो इंडिपेंडेंट होने का कोई सवाल नहीं है। हमारी तो जो इंडिपेंडेंटली काम करने वाली बॉडीज हैं, इलेक्शन कमीशन है, वो भी नहीं करता, वो भी इंडिपेंडेंट नहीं बचा। या फिर ट्रांसपेरेंसी के साथ ट्रांसपेरेंट जो बाउंड्रीज हैं वो रिड्रॉ करी जाए, नेचुरल जो बेस है उसको रिड्रॉ करा जाए। अब कौन करेगा? ये देखिएगा कौन, ट्रांसपेरेंसी हो रही नहीं हो रही, इससे ना ही सरकार इस पर ध्यान देती है। जो पावर में है और जो पोजीशन में है उसकी बात कौन ही मानेगा? दूसरा, जुडिशियल ओवर शेडो या ओवरसाइट होनी चाहिए। अब जुडिशियल ओवरसाइट इसलिए नहीं होगी ऑलरेडी कि हमारे यहाँ जो आर्टिकल 50 है संविधान के अंदर, वो बताता है कि जुडिशरी, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव अलग अलग काम करेंगे। हाँ, अगर कोई केस जाता है तो जुडिशरी सुन सकती है, लेकिन जुडिशरी आंख तो नहीं रख सकती, क्योंकि जुडिशरी का काम ही नहीं है। और ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन को चुनने में जुडिशरी का जो रोल था भी, वो भी हमारी सरकार ने बाहर निकाल के फेंक दिया। तो अभी तो जुडिशरी है ही नहीं कहीं पर। फिर जो नेचुरल बाउंड्रीज, नेचुरल मैपिंग है, उसे करना चाहिए, हालांकि करना तो चाहिए, लेकिन इस पे कौन ही ध्यान देगा? तो दिस इज द थिंग्स के हम आगे आने वाले समय में डीलिमिटेशन कमीशन करने वाले हैं। इंडिया में एक बहुत बड़ा बाउंड्रीज को लेकर के चेंजेस होने वाला है, जिसको लेकर के साउथ नॉर्थ के बीच में एक डिवीजन भी चल रहा है। लेट्स सी वो कैसे उसको हम आखिर तक पहुंचाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी इस पे क्वेश्चन यही है कि साउथ की स्टेट्स लगातार जीडीपी को बढ़ाया उन्होंने, अपनी पॉपुलेशन को कम करा उन्होंने, उसके बाद भी उनको जो फाइनेंस कमीशन है उसकी वजह से जो पैसा बढ़ता है पूरे देश में, तो जो ज्यादा पैसे जो स्टेट्स हैं जिनके पास पॉपुलेशन ज्यादा है, उनको तो पैसा ज्यादा मिल जाता है, बिहार को, उत्तर प्रदेश को। जबकि मेहनत करी है साउथ की स्टेट्स ने, उन्होंने अपनी पॉपुलेशन को कम करा, उन्होंने एजुकेशन को बढ़ाया और जीडीपी बढ़ाई। तो पैसा टैक्स के रूप में ये ज्यादा देती हैं साउथ की स्टेट्स, लेकिन इन्हें मिलता कम है, क्योंकि इनकी पॉपुलेशन कम है और फाइनेंस कमीशन पैसा बढ़ता है इसकी वजह से, पॉपुलेशन की वजह से। तो चलो पैसे के मामले में पीछे छोड़ गए। दूसरा है डिलिमिटेशन कमीशन। डिलिमिटेशन कमीशन में क्या होगा कि आपकी सीटें ही कम हो जाएंगी, आपके पास पॉपुलेशन कम है तो सीटें कम होंगी, जिसका लेकर के काफी चर्चा चल रही है। लेट्स सी कि क्या होगा। तो दिस इज अ गेरीमेंडरिंग जो पूरी इनकी एक कॉन्सेप्ट है। अब सीधी बात है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, क्यों करा जाता है? इलेक्शन को जीतने के लिए भाई। हर कोई ये चाहेगा कि हम जीत जाएं, अपोजिशन के वोटर्स को मैनिपुलेट करने के लिए, उनके वोट को कम करने के लिए, लंबे समय तक अपनी पॉलिटिकल डोमिनेंस को बचाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए। अब बेस क्या होते हैं? जैसे यूएस में बेस हो गया, यूएस में किस बेस पे करा गया? रेशियल, कि भाई काले गोरे के बीच में कर लिया, या पार्टीशन या गैरी मेंडरिंग का कर लिया, भाई इस एरिया में हमारे ज्यादा वोटर्स हैं तो ऐसे कर लेंगे। तो कोई एक एक बेस के ऊपर ही आप खेलोगे ना, कि इन लोगों को काटना है, इन लोगों को हटाना है, इन लोगों को मिलाना है। इंडिया के अंदर भी होता है, इंडिया में किस बेस पे होता है हम बात करेंगे अभी। तो डिलिमिटेशन कमीशन जो हमारे यहाँ है इंडिया में, वो रिड्रॉ करता है कॉन्स्टिट्यूंसीज को, बाउंड्रीज को। अब दिक्कत ये है कि अगर ये बाउंड्रीज को जो रिड्रॉ कर रहे हैं वही सेंट्रल गवर्नमेंट को चुने हुए लोग हैं, तो सीधी सी बात है वो उसके अंडर में काम करेंगे, अनटिल अनलेस सुप्रीम कोर्ट या कोई इंडिपेंडेंट बॉडी उस पर नजर ना रखे। फिर जो इंडिया की अगर बात करें, तो यहाँ पर हम डिलिमिटेशन कमीशन के थ्रू जो कर रहे हैं वो बाउंड्रीज रिड्रॉ कर रहे हैं, रिड्यूस पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। तो हमें इसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस को कम करना चाहिए। वही बात बताएगी कि भाई अब तीन दोनों चीजों पे हमें फोकस करना चाहिए कि हम दो चीजें कैसे कर सकते हैं। हम जिसे चुन रहे हैं वो ही आजाद कैसे हो सकता है। देन दूसरी चीज ये है कि जो कॉन्डक्ट कौन कराता है। तो अगर डिलिमिटेशन कमीशन की बात करो, तो पूरा जो बाउंड्रीज बनेंगी पूरे देश के अंदर हमारे यहाँ, तो उसमें कौन कौन आएगा? उसके अंदर डिलिमिटेशन कमीशन आएगा और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आएगा। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन उठ रहे हैं कि उसको चुनने की जो प्रोसेस है उसके अंदर ही ट्रांसपेरेंसी नहीं है। और ऑलरेडी डिलिमिटेशन कमीशन को भी सरकारी चुनती है, लेकिन अभी तक उनको लेकर के इतना ज्यादा मुश्किल है नहीं है कोई कदम, क्योंकि अभी करा भी नहीं है, 2026 में होना था। अब देखते हैं आगे कब तक होगा ये डिलिमिटेशन कमीशन। तो अब जब होगा तो देखेंगे कैसे उनकी चीजें चुनी जाएंगी, कैसे होगा। तो इलेक्शन कमीशन जो एक बॉडी है जो इस पूरी बाउंड्री को रिसेट करेगी, उस पर ऑलरेडी क्वेश्चन है कि वो सरकार के हिसाब से चलती है। अब इसमें एक सिस्टम तो बनाया गया सरकार ने, जो पेपर पे है वो जरूर है हमारे देश के अंदर, कि भाई पॉलिटिशियंस जो है डू नॉट डायरेक्टली कंट्रोल बाउंड्री ड्राइंग, कैसे बाउंड्री बननी है, कैसे होनी है, पॉलिटिशियन इसमें हिस्सा नहीं लेंगे। बट बात वही है कि पॉलिटिशियन हिस्सा नहीं लेंगे, लेकिन चुनेंगे तो पॉलिटिशियन ही। अब इनके घर वालों को, इनके रिलेटिव्स को, इनकी फैमिलीज को बड़े बड़ी पोस्ट देना, बड़े बड़े पर्क्स देना, ये सब काम अगर करेंगे, और जो कि हो रहा है हमारे यहाँ पूरी तरीके से, जो जो हमारी राजशाही जो ये एडमिनिस्ट्रेशन है, जैसे हम अपनी रेड फीताशाही बोलते हैं, वो पूरी तरीके से कंप्रोमाइज दिखाई पड़ता है, किस तरीके से एक्शंस लेते हैं। एंड जो नेचुरल और क्वाशी जुडिशियल प्रोसेस है वो कैसे ही होगी, नो वन नो। और सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि अगर ये सब हुआ तो 2023 के अंदर जो डीलिमिटेशन हो रहा है, वो आसाम वाला मॉडल जो उन्होंने किया आसाम के अंदर की, भाई बाउंड्री को पैकिंग से लेके, फ्रेगमेंटेशन से लेके, हाईजेकिंग, सब कुछ करा, और उसके बाद देखने को हमें क्या मिला वो अभी तो दिखाई नहीं मैंने, अभी दिखाएंगे 2023 का ये है पूरा डेटा। 2023 में हुआ क्या आसाम के अंदर? तो इन्होंने क्या करा कि जो गौरव गोगोई है स्पेसिफिकली, उनका डेटा या उनकी सीट उठा लेते हैं। गौरव गोगोई का जो सीट था वो थी कालियोबोर, कालीबोर करके एक इलाका है, लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी थी, जहां से गौरव गोगोई इलेक्शन लड़ते थे 2014 में, 2019 में इलेक्शन लड़े और ये जीते।
2024 में क्या करा, इनकी जो बाउंड्री है, ये मान लो यहाँ पर लड़ते थे, इनको रिप्लेस कर दिया गया और इसका नाम रख दिया गया काजीरंगा नंबर 10 कॉन्स्टिट्यूंसी। अब जो इनका मेन वोटर बेस था, इनके साथ क्या करा, हाईजैकिंग करी गई। इनका मेन वोटर बेस था, इसको शिफ्ट करके इधर डाल दिया। हालांकि वो जीत गए 2024 में, बट कोशिश करी गई। ये एक एग्जाम्पल है, जस्ट एग्जाम्पल ऑफ वन सीट गौरव गोगोई का। ऐसी बहुत सारी सीट्स पे हुआ है। अब इसमें करा क्या इन्होंने, जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया था, क्योंकि देखो अमेरिका में रेस के बेस पर पे ये हुआ, यहाँ पर भी कोई बेस तो होगा, आप किस लोगों को हटाओगे, किस लोगों को जोड़ोगे, तो मुस्लिम डोमिनेशन बेस पे इसको करा गया। जहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है, उनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसको शिफ्ट करा गया या उसको स्प्लिट करा गया। फिर बीजेपी और जो दूसरी इनकी एलाई पार्टी है, उनके जो जहां पर ज्यादा वोट थे उन्हें कंसंट्रेटेड कर दिया गया। अगर मान लो यहाँ पर और यहाँ पर ज्यादा वोट है, तो इन सबको मिलाकर के एक कॉन्स्टिट्यूंसी बना दी गई और बाकी वालों को अलग अलग कर दिया गया। तो पता चला यहाँ पर 50% तक अपने वोटर कर लिए, क्योंकि पता ही होता है हमारे देश में कि कौन किसके साथ जाएगा, धर्म से जाति से सब पता चल जाता है। और इस तरीके से जो सीट्स हैं वो अनअवेलेबल बना दी गई गोगोई के लिए। कोशिश ये करी गई कि गोगोई का जो बाउंड्री शिफ्ट करी गई इधर से इधर, तो यहाँ पर इनके जो वोट थे वो 15-18% यहाँ छोड़ दिए गए, और जो नए वोट इनमें 30% नए जोड़े, जो उनका वोट बैंक नहीं था, और 15-18% यहाँ पर लेके आ गए। तो 15-18% के बेस पे कैसे जीतेंगे, दिस वाज द होल थिंग। हालांकि वो जीत गए, अलग बात है। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं, क्रैकिंग से लेकर के पैकिंग और स्टैकिंग और पैडिंग और ट्रिमिंग। पैडिंग भी होती है इसमें। पैडिंग क्या है, नंबर ऑफ द सीट्स जो है वो बढ़ा दी जाती है। मान लो बढ़ा दी जाती है। अब आप बोलोगे कि भाई लोकसभा में 543 सीट्स हैं, अगर 543 सीट्स हैं तो वो तो बढ़ नहीं सकती। लेकिन होता क्या है, जैसे मान लो असम के अंदर 7 सीट्स हैं, तो 7 सीट्स मान लो, एक सीट ये, एक सीट ये, एक सीट ये है, तो ये क्या करेंगे, इसको एक बना देंगे। जहां पर मुसलमान ज्यादा है, तो अगर 4 सीटों में मुसलमान इम्पैक्ट डाल रहे थे, तो अब एक ही सीट पे डाल पाएंगे, सब मिलके भी क्या कर लेंगे, एक ही सीट जीतेंगे। और सीटें यहाँ पर कम कर दी गई और यहाँ पर छोटी छोटी सीटें ज्यादा बढ़ा दी गई, यहाँ 3 कर दी गई। तो जो मेन पावर वाला एरिया है वहां पर सीट्स को रिड्रॉ करके ज्यादा कर दिया, और जो अपनी पावर के नहीं है उनकी बाउंड्रीज को कम कर दिया। दिस इज द पैडिंग। इसमें सीटों को कंसंट्रेट कर दिया जाता है। ट्रिमिंग भी है कि सीट रिड्यूस कर दी जाती है, तो मुस्लिम एरिया वाली रिड्यूस कर दी, यहाँ पर पैडिंग कर दी, यहाँ पर रिड्यूसिंग का जो ट्रिमिंग कर दी। ये है। कई बार ऐसा भी होता है कि रिजर्वेशन वाली सीट्स के साथ भी खेला कर देते थे। खेल क्या होता है कि भाई जिसमें ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन है और वहां पर 10-15% SC ST भी है, तो क्या करेंगे, उस सीट को रिजर्व कर दिया। भाई यहाँ पर तो SC ST सीट्स है, आप यहाँ से इलेक्शन नहीं लड़ सकते। दैट्स द थिंग कि भाई आप कैसे इलेक्शन लड़ सकते हो तो SC ST सीट है, तो वहां पर जनरल में कोई लड़ नहीं सकता, मुस्लिम्स में SC ST आते नहीं है। तो ये भी किया जाता है। तो दिस द थिंग कि उसकी वजह से हुआ क्या, कि जो रिलीजन बेस पे पैकिंग करके और क्रिएटिंग करके बहुत सारी चीजें की गई, तो जो अ, असम के अंदर 29 सीट्स थी जो मुस्लिम मेजोरिटी की सीटें बोली जाती थी, वहां पर 22 बची, क्योंकि उनकी जो बाउंड्रीज थी उनको रिड्रॉ करके अलग अलग तरीके से पैकिंग करके, पैडिंग करके, ट्रिमिंग करके, सब चीजें करके इन्होंने उसको कम कर दिया। और एक तो ऐसा कंडीशन कर दी कि आइलैंड बना दिया, वन कॉन्स्टिट्यूंसी इनसाइड अंदर। मान लो ये मुस्लिम सीट है, ठीक है, अब यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं बीच में रह रहे हैं जो मुस्लिम सीट्स के, जो कांग्रेस को या अपोजिशन पार्टी के साथ नहीं है। अब क्योंकि सब लोग के साथ अगर की सीट रखी जाएगी, तो ये जिस तरफ मुसलमान होंगे, जिस तरफ कांग्रेस की या दूसरी अपोजिशन पार्टी की ज्यादा लोग होंगे, वो जीत जाएंगे। तो बीच में एक कॉन्स्टिट्यूंसी निकाल दी जिसकी अपनी थी। अब ये सारे चारों तरफ से भट गए, तो इस कॉन्स्टिट्यूंसी को निकाला तो इसमें बहुत सारे एरिया कट गए। तो जो मेन एरिया था वो निकाल लिया, अपने आप एक सीट बना दी यहाँ पर। एक्चुअल में सीट थी नहीं, लेकिन यहाँ एक नई सीट बना दी, और नई सीट बना के क्योंकि अपने लोग थे तो उन नई सीटों को आइलैंड सीट बना दिया। दिस इज द फर्स्ट टाइम, दिस बीन फर्स्ट टाइम इन इंडिया, जैसे कि उसके मैप में ऐसा कोई आइलैंड सीट बनाई गई है ना, आसाम। और इसमें जो इम्पैक्ट है वो यही है कि वोट शिफ्ट कर दिए जाते हैं, बीजेपी को बेनिफिट होता है, जो भी रूलिंग पार्टी हो उसका वोट वोट शेयर का लिफ्ट होगा। अब वोट शेयर का फर्क देखो, 2014 में इसका फर्क दिखाई दिया कि एनडीए को, जो बीजेपी और उनके अलाइज पार्टी है, उनको 40%, 40.4% वोट मिला। कांग्रेस और उनके अलाई पार्टी जो इंडिया गठबंधन था उसको 38% मिला। देखा जाए तो वोट में 1% का फर्क है, सिर्फ 1% का, लेकिन सीट एनडीए को 35 मिली और इंडिया जो अलायंस है उसको 13। मतलब कांग्रेस को 13 सीट मिली और बीजेपी को 35 सीट मिली, सिर्फ 1% के वोट शेयर पे। ये क्यों हो सका, बाउंड्री को रिड्रॉ करके, स्टैकिंग करके, ट्रिमिंग करके, ये सब करके। और ये इस्लाम इस्माल जो वोट डिफरेंस है उसके बेस पे लार्ज सीट डिफरेंस देखने को मिलेगा। दिस इज द स्ट्रेटजी बिहाइंड दिस। जो गैरी मेंडर है, पूरी इसके पीछे ये कहानी सुनाई जाती है, जिसकी वजह से ये सारी चीजें होती हैं, गैरी मैंडरिंग की वजह से। ठीक है, अब हमने पहले ही बता दिया कि जो पहले हमारा डीलिमिटेशन कमीशन आने वाला है उसको लेकर के चिंता है साउथ की स्टेट्स। इस बारे में बहुत ज्यादा कंसर्न है कि जो रेडिकुलाइजेशन है, जो रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लोकसभा सीट्स है, जो उसको फेडरल बैलेंस को बिगाड़ देगा। मान लो साउथ की स्टेट्स भी इधर हैं और यहाँ नॉर्थ की स्टेट्स हैं, तो इनकी पावर को कम करा जाएगा। तो पावर को कम होगा तो सारी पावर यहाँ से आएगी, तो इनके लिए क्या पॉलिसी बनेगी, इन्हें क्यों हुई पार्लियामेंट में लाया जाएगा। अगर 10-15 MP आ भी रहे हैं तो क्या फर्क पड़ता, सारे MP तो साउथ की, नॉर्थ की स्टेट से आ जाएंगे, सॉरी नॉर्थ की स्टेट से आ जाएंगे। तो जो पार्लियामेंट में है वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द साउथ कम हो जाएगा। अब सीधी सी बात है, फेडरल स्ट्रक्चर में सबको बराबर का अधिकार है, नहीं मिलेगा। उसके अलावा इसे वेपनाइज किया जाएगा।
जैसे कि पार्टीजन एडवांटेज मिलेंगे कि भाई वेपनाइज ये करा गया, भाई हम अपनी एरिया की सीटों को बढ़ा लेंगे। फिर इस मॉडल को, जो असम का मॉडल था, इसे बार बार दूसरी जगह पर दूसरे स्टेट्स में भी यूज किया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी एक सक्सेसफुल मॉडल है। तो इसको यूज करके दूसरे स्टेट्स में करा जाएगा, और आने वाले समय में ये एक तरीके की पूरी एक कियोस क्रिएट हो जाएगा। अब फंडामेंटली इससे नुकसान यही होगा कि रिप्रेजेंटेशन गड़बड़ हो जाएगा, एक बंदा कम लोगों का रिप्रेजेंटेटिव है, दूसरा ज्यादा का है। माइनॉरिटी पॉलिटिक्स तो बाहर ही हो जाएगी। माइनॉरिटी मतलब सीधा सीधा मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, माइनॉरिटीज को। तो माइनॉरिटी तो इस पूरे गेम से बाहर हो चुकी है, और ऑलरेडी दिख भी रही है, उनका रिप्रेजेंटेशन लगातार घटता जा रहा है। तो वो दिख रहा है। फिर इलेक्टोरल फेयरनेस की बात ही क्या करें, हालांकि हालांकि हमारे संविधान के अंदर आर्टिकल 324 है, जिसमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात करी जाती है। लेकिन बात वही है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन तो तब होगा ना, जब फ्री एंड फेयर रेफरी होगा। रेफरी खुद ही जब कि एक टीम का चुनाव होगा, तो फिर कैसे वो फ्री एंड फेयर हो सकता है। और उसके ऊपर ये सारी चीजों के बाद फिर पॉलिटिकल स्टेटमेंट सुन लो, जो वहाँ के हेमंता बिश्वा शर्मा है, उन्होंने किस टाइप के पॉलिटिकल स्टेटमेंट ऑलरेडी दिए हैं अपने, जिसमें वो बताते हैं कि किस तरीके से 110 जो सीटें हैं 126 में से, वो तो इंडिजिनियस लोगों की हैं। मतलब उन्होंने पहले ही बता दिया, जो बाकी की 12 13 14 सीटें हैं, वो यहाँ के लोगों की नहीं है, वो बाहरी लोगों की सीटें हैं। दूसरा, अभी इन्होंने जो बीजेपी के जो ट्विटर हैंडल से मुसलमानों को गन शॉट पे लेते हुए जो पिक्चर डाली है, वैसे भी जो भी कुछ भगते रहते हैं, एक रक्षे वाले को कम पैसे देना, ये सारी चीजें और इसमें ऐड हो जाती हैं। तो एक तो पूरी तरीके से वोटर मैनिपुलेशन करा जाएगा, गैरी मेंडन जो कॉन्सेप्ट है उसके थ्रू, फिर उसके बाद भाषणबाजी दी जाएगी, उसके बाद हेट क्राइम बढ़ाए जाएंगे। ये सारी चीजें मिलके एक विनिंग एबिलिटी बनाती हैं, एक पार्टी को जीतने का मौका देती हैं। तो यही है सजेशन कि आप इस तरीके की अगर चीजें करोगे, इंटरप्रिटेशन ये है, सजेस्ट पॉलिटिकल इंटरेशन बिहाइंड द बाउंड्री रिस्ट्रक्चरिंग। तो बाउंड्री रिस्ट्रक्चर करके आप इस तरीके से जीतने की कोशिश करते रहते हो। कंसर्न ये है कि न्यूट्रलिटी ऑफ द प्रोसेस हो ही नहीं सकती। बाउंड्री रिस्ट्रक्चरिंग के जो केसेस आए हैं, उसमें ये सामने से दिख रहा है कि इस तरीके की चीजों से कैसे आप एक सही तरीके से पूरी सिस्टम को बना सकते हो। तो अगर आपको ये देखना है कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं और कैसे यूज किए गए हैं, उसके एग्जांपल्स भी हमने यहाँ पर डाले हुए हैं, मीनिंग इसका क्या है और कॉन्सेप्ट से, गैरीमेंडरिंग क्या होता है, मैनिपुलेशन ऑफ द बंडी, क्रैकिंग क्या होता है, पैकिंग क्या होता है, और ये कहाँ कहाँ यूज करे गए, मुसलमानों के साथ स्पेसिफिकली यूज किया गया है, तो उसे कैसे स्टेकिंग है, पैडिंग है, ट्रिमिंग है, ये अलग अलग तरीके के पैटर्न है जिनको यूज किया जाता है। तो द फाइनल टेक अवे यही है कि अगर आप देखो तो इंडिया की हिस्ट्री ये है कि हमें सेफ रहना है, हमें अमेरिका के स्टाइल को, किसी दूसरे देश के स्टाइल को नहीं उठाना है। ऑलरेडी हमने बहुत सारी चीजें उनसे उठाई हुई हैं, और जो इतना अच्छा वर्क नहीं कर रही हैं। और आसाम का जो 2023 का मॉडल है डिलिमिटेशन का, वो कहीं इंडिया के अंदर इलेक्टोरल बाउंड्रीज को रीडिफाइन करने में अगर यूज होगा, तो ये सबसे बड़ा ब्लेंडर होगा। एक पार्टी हमेशा सत्ता में रह सकती है, क्योंकि उसने अपने हिसाब से, अगर वोट बैंक उनका सेम भी रहा, सेम वोट बैंक पे भी वो सारी सीटें या ज्यादा से ज्यादा सीटें जीत सकते हैं। और अगर ये रिप्लीकेट होता रहा इन आफ्टर 2026 में, जो पूरी तरीके से डीलिमिटेशन कमीशन बनेगा, और डीलिमिटेशन कमीशन जो पूरे देश के अंदर बाउंड्रीज को रिस्ट्रक्चर करेगा, उसमें फिर साउथ की स्टेट्स अलग हो जाएंगी, और हो सकता है उसके बहुत सारे रिपरकशन भी हमें देखने को मिले। तो दिस वाज द होल थिंग, कैसे सिर्फ ईवीएम हैक नहीं हो रहे हैं, बहुत सारी चीजों के साथ मैनिपुलेशन करके, नॉट इवन इन इंडिया, वर्ल्ड वाइड इस टाइप की चीजें हमें देखने को मिलती हैं। सो आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और मिलेंगे ऐसी कैसी डीप टॉपिक के साथ में। ऐसे ही टॉपिक हम अपने चैनल पर बार बार डिस्कस करते रहते हैं। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।